तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो हिंदी की नई सीरीज़ हमने शुरू की है और इसका पहला वीडियो आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करी थी कि कैसे संस्कृत से वो हमारी जो भाषा है वो हिंदी में आई। ठीक है, तो वो हमने पूरे बात हम कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में किस तरीके से हिंदी को प्रस्तुत किया गया, किस किस ने हिंदी को उस समय राष्ट्रभाषा बनाने के लिए योगदान दिया। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले का। हालांकि आपको पता है आज़ादी के बाद हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बनी, हिंदी बनी राजभाषा। उसको बात करेंगे अगले वीडियो में। आज की बात करेंगे आज़ादी से पहले हिंदी के तरफ कौन कौन थे और हिंदी को विकास के लिए क्या क्या यहाँ पे जो कार्य किए गए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंग्रेज़ों का योगदान। तो देखिए, हिंदी के विकास में अंग्रेज़ों का भी योगदान रहा और कुछ अंग्रेज़ों ने हिंदी के लिए कुछ स्टेटमेंट कहे, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये दो स्टेटमेंट याद रखने हैं। पहला स्टेटमेंट है, हिंदी किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था विलियम कैरी ने। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कथन है कि हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, हिंदी को आम बोलचाल की महाभाषा किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। चलिए, उसके बाद हिंदी के विकास के लिए जो सुधारक आए थे, उस समय समाज सुधारक हो गए या धर्म सुधारक हो गए, तो उनका काफ़ी योगदान रहा। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इनकी स्थापना आपने हिस्ट्री में पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ पे किसने क्या स्टेटमेंट दिया वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इनको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्म समाज की। देखिए, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में होती है कलकत्ता के अंदर, और जो इसके संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। यहाँ पर तक हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था कि देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। ये कथन किसने कहा था? तो आपके पास दो आंसर हैं इसके। अगर ऑप्शन में ब्रह्म समाज होगा तो ब्रह्म समाज, नहीं तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि हिंदी जो है देश की एकता के लिए अनिवार्य है। ये कथन किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था। अगर वे ऑप्शन में ना हुए तो फिर ब्रह्म समाज ऑप्शन में होगा। ठीक है, पंजाब में हिंदी के विकास में योगदान किसने दिया था? तो पंजाब के अंदर हिंदी के विकास में जो योगदान दिया, नवीन चंद्र राय ने। ठीक है, तो हिंदी के महत्वपूर्ण वन लाइनर आप इनको बोल सकते हैं, फैक्ट बेस पे है, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से आपको ये कथन मिल गया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आती है आर्य समाज। आर्य समाज की बात करें तो 1875 में स्थापना होती है बम्बई के अंदर। ठीक है, और इसके जो संस्थापक होते हैं वे होते हैं दयानंद सरस्वती। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हिंदी को लेकर कि हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन था आर्य समाज का या फिर दयानंद सरस्वती का। ठीक है, दोनों एक ही हैं, आपको याद रखना है कि हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में बांध सकती है। ये किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था, आर्य समाज के माध्यम से। ठीक है, एक और व्यक्ति थे इसी से जुड़े हुए, उन्होंने ये कहा था कि लोग हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में ग्रहण करें। तो किस व्यक्ति ने हिंदी को ग्रहण करने के लिए सलाह दी थी लोगों को? ठीक है, किस व्यक्ति ने यह सलाह दी थी कि हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में ग्रहण किया जाए? तो ये कहा था अरविंद घोष ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों कथन मेनली यहाँ पे इस वाले टॉपिक में आपको महत्वपूर्ण जो स्टेटमेंट है वो आपको याद रखना है कि किसने हिंदी के लिए क्या स्टेटमेंट दिए थे आज़ादी से पहले। ठीक है, इसके बाद अगले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। इसके बाद देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है 1882 में मद्रास के अंदर। एनी बेसेंट इसकी स्थापना करते हैं और इसमें इन्होंने जो कथन दिया था कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये कहा था जो एनी बेसेंट थी इसकी संचालिका, इसके जो संस्थापक थे वो थे मैडम ब्लातवस्की। ठीक है, तो मैडम ब्लातवस्की जो थी वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक थी, लेकिन जो इसकी मेन कार्यकारी जो काम करते थे इसके अंदर वो करते थे एनी बेसेंट। यह आपको ध्यान रखना है। तो एनी बेसेंट ने एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया था कि भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा कंपलसरी होनी चाहिए। तो ये किसने कहा था? ये एनी बेसेंट ने कहा था या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ये स्टेटमेंट दी थी।
इसके बाद कुछ अन्य संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास के लिए योगदान दिया, जैसे कि प्रार्थना सभा थी, 1867 में स्थापना होती है बम्बई के अंदर। कौन इसकी स्थापना करते हैं? आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है। फिर सनातन धर्म सभा की बात करें तो 1895 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने इसकी स्थापना करी वाराणसी के अंदर। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये हिंदी में आपको डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड पे क्वेश्चन बन सकते हैं, हालांकि ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको याद रखनी है, सनातन धर्म सभा की स्थापना। इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है 1897 में वेल्लूर के अंदर स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अब देखिए हमने यहाँ पे समाज सुधारकों का योगदान देख दिया। अंग्रेज़ों के बारे में हमने देखा कि अंग्रेज़ों ने जो उस समय 2 स्टेटमेंट दिए थे काफ़ी फेमस, वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की स्थापना भी करती है कोलकाता के अंदर, ताकि जो अधिकारी हैं उनको हिंदी सिखा सकें, ये भी आपको याद रखना है। तो फोर्ट विलियम उन्होंने हिंदी सीखने के लिए ही वहाँ पर स्थापित किया था। अब बात करते हैं कांग्रेस का योगदान कितना है आज़ादी से पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, और किसके द्वारा होती है? यह स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। एओ ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी होता है, उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब देखिए कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि किस व्यक्ति ने, किस कांग्रेस के नेता ने या किस स्वतंत्रता सेनानी ने लोगों से हिंदी सीखने का आग्रह किया था? सीधा सीधा हिंदी में ये आपको फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो हिंदी सीखने का आग्रह किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी के तो काफ़ी सारे स्टेटमेंट हैं और इनके काफ़ी सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला, राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। हिंदी का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है, तो ये किसने कहा था? ये भी महात्मा गांधी ने कहा था। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के प्रश्न को स्वराज का प्रश्न किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कि कोई भाषा भारत की अगर राष्ट्रभाषा बनती है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो राष्ट्रभाषा के लिए 5 शर्तें महात्मा गांधी ने कब दी थी? तो इन्होंने 1917 में ये गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया और वहाँ पर इन्होंने 5 शर्तें दी थी कि एक राष्ट्रभाषा के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि इंदौर में आयोजित हुआ 1918 में, तो उसमें भी महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। तो आपको सीधा प्रश्न बन सकता है कि महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन 1918 में भाग लिया था, इसका जो अधिवेशन था ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंदौर में ये अधिवेशन हुआ था। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हर साल 6 युवाओं को, 6 जो उत्तर भारत के युवा होंगे उनको दक्षिण भारत में भेजा जाएगा और 6 जो दक्षिण भारत के युवा होंगे उनको उत्तर भारत में भेजा जाएगा हिंदी के प्रचार के लिए, ठीक है। यानी कि दक्षिण वालों को उत्तर भारत में भेजेंगे हिंदी सीखने के लिए और उत्तर भारत के लड़कों को, उत्तर भारत के युवाओं को दक्षिण भारत में भेजेंगे हिंदी सिखाने के लिए, ठीक है। दक्षिण के प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में महात्मा गांधी ने किसे भेजा था? सीधा सीधा प्रश्न बनता है, सीधा सीधा आपको आंसर करना है, ठीक है। इसका क्या प्रश्न है कि हिंदी के पहले प्रचारक के रूप में दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने किसको भेजा था? तो देवदास गांधी को, जो कि महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र थे देवदास गांधी। इनको इन्होंने सबसे पहला प्रचारक बनाकर भेजा था दक्षिण भारत में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कांग्रेस का सभी काम हिंदी में होगा, यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो देखिए कांग्रेस के जितने भी काम होंगे, जितने भी कार्य होंगे, चाहे वो उन्हें बिल बनाना हो, चाहे वो शिकायत करनी हो, कुछ भी करना हो, वो सभी कार्य हिंदी में होगा। ये प्रस्ताव पारित होता है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ठीक है। 1925 का जो कानपुर अधिवेशन होता है उसमें यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कांग्रेस के जितने भी कार्य होंगे, जितने भी, वो सभी के सभी किस में किए जाएंगे? हिंदी में किए जाएंगे, ठीक है। अध्यक्षता कौन करती हैं? सरोजनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, ठीक है। इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, तो उसमें भी राष्ट्रभाषा से संबंधित कुछ प्रावधान दिए होते हैं। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में आती है, ये आपको याद रखना है। इसमें यह कहा गया, देखिए उस समय जो उर्दू थी, उर्दू की अलग लिपि चलती थी, फारसी लिपि चलती थी, हिंदी के लिए देवनागरी लिपि चलती थी और हिंदी भाषा के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जैसे कि वहाँ पर हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया जाता था, खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता था।
इस तरीके से। तो नेहरू रिपोर्ट आई और नेहरू रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत की राष्ट्रभाषा होगी उसमें फारसी या देवनागरी को कन्फ्यूज़न को उन्होंने दूर करा, उस कन्फ्यूज़न को, और ये कहा लिपि देवनागरी होगी और भाषा हिंदी होगी। किस में कहा गया? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि पुरुषोत्तम दास टंडन काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हिंदी को लेकर, और इनको हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। इन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट दिया था, मैं हिंदी का और हिंदी मेरी है। यह कथन किसने दिया था? पुरुषोत्तम दास टंडन ने दिया था। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट हैं जो आपको याद रखना है, मैं बोलता हूं, आप उनको नोट करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनंत शयनम अयंगर जो थे भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, उन्होंने एक काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट दिया था कि हिंदी जो है उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली भाषा है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी को उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली भाषा के रूप में किसने कहा था? ये कहा था अनंत शयनम अयंगर ने। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर। इन्होंने क्या कहा था कि जो राष्ट्र प्रेमी है वो राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। ठीक है, तो जो राष्ट्र प्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होना चाहिए। ये कथन किसने कहा था? तो रामचंद्र दिवाकर ने ये कथन कहा था। इसके अलावा आपने पुरुषोत्तम दास टंडन के एक कथन तो देख ही लिया। इसके बाद कुछ साहित्यिक संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के प्रचार के लिए कार्य किए, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि एक आई हमारी नागरी प्रचारणी सभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके संस्थापक इंपॉर्टेंट है, इसका साल इंपॉर्टेंट है और मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना 1893 में की गई। कहाँ पर? वाराणसी में इसकी स्थापना करी गई। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे उनमें थे एक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट थे इनमें श्याम सुंदर दास। तो आपको ये तीनों के नाम याद रखते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के स्थापना में इनमें से किसका योगदान नहीं था? तो आपको याद रखना है इन तीनों का योगदान था, बाकी नहीं था। ठीक है, वाराणसी में होती है 1893 में। इसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसका भी आयोजन किया जाता है, इसकी स्थापना की जाती है, इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है प्रयाग के अंदर। ठीक है, 1910 में इसकी स्थापना होती है, और जो इसके पहले सभापति होते हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन जब होता है इसके पहले सभापति जो बनते हैं वो बनते हैं मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है हिंदुस्तान अकादमी। हिंदुस्तान अकादमी ये कब बनाई गई? 1927 में, इलाहाबाद में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन कब किया गया? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका गठन किया गया 1927 में, और इसका मुख्यालय मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और इसका जो पूर्व नाम था हिंदी साहित्य सम्मेलन था, जो हमने ऊपर पढ़ा ना भी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, जिसकी शुरुआत 1910 में की गई। उसके बाद दक्षिण भारत में एक सभा का गठन किया गया इसी को लेकर, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। ठीक है, 1927 में। इसके अलावा हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? 1929 में देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ये 1936 में बनाई गई महाराष्ट्र के वर्धा में। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी महत्वपूर्ण है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ, इसकी स्थापना कब की गई? 1964 में नई दिल्ली में इसको स्थापित किया गया। और आखिरी हमारा रहा नागरी लिपि परिषद। नागरी लिपि परिषद की बात करें तो इसकी स्थापना 1975 में नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कि आज़ादी से पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्या क्या स्टेटमेंट आए गए, किसकी तरफ से क्या आए और कौन कौन सी संस्थाएं बनाई गई, कौन कौन से समाज बनाए गए, आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, सोसाइटी हो, ठीक है, सनातन धर्म सभा हो, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि आज़ादी के बाद कैसे जो राष्ट्रभाषा बननी थी वो राजभाषा बन गई। ठीक है, वो सारी बातों को हम पढ़ेंगे, और साथ ही संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद, कौन कौन से आर्टिकल हैं, कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, उसमें कितनी भाषाएं हैं, वो सभी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।